Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 7 of unit 2 namely crafts and industries जिसका नाम crafts and industries है. We are going to explain its some topics in this video. Let us start. The topic is Industrial Revolution in England. इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति. औद्योगिक क्रांति क्या होती है और औद्योगिक क्रांति कैसे शुरू हुई इंग्लैंड में, इसके विषय में हम इस टॉपिक में जानेंगे. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिकेम पॉसिबल ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ वेरियस मशीन्स सच एज जॉन कीज फ्लाइंग शटल इन द 1730s, जेम्स हरग्रीव्स स्पिनिंग जेनी अराउंड 1764 एंड रिचर्ड आर्कराइट्स वाटर फ्रेम. ये जो औद्योगिक क्रांति थी वो कैसे संभव हुई? कुछ मशीनों के आविष्कार से. कुछ मशीनों के नाम हैं फ्लाइंग शटल जिसका आविष्कार जॉन केज ने किया था, स्पिनिंग जेनी जिसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था 1764 के आसपास, और वाटर फ्रेम जिसका आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट्स ने किया था. इन मशीनों की सहायता से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिप्लेस्ड मैन्युफैक्चर बाय हैंड विथ मैन्युफैक्चर बाय मशीन. और इसका क्या प्रभाव हुआ? इस औद्योगिक क्रांति से निर्माण हाथ की बजाय मशीनों से होने लगा. मतलब चीज़ों का उत्पादन हाथ के बजाय मशीनों से होने लगा. Mechanization enabled an English weaver to produce several times more than an Indian weaver. और इस मशीनीकरण ने इंग्लैंड के वीवर को उतने ही समय में एक भारतीय वीवर के अपेक्षा कई गुना ज़्यादा उत्पादन करने में सक्षम बना दिया. क्योंकि मशीन से हम लोग समझ सकते हैं कि उत्पादन कम समय में ज़्यादा पॉसिबल है. ओके, कम टू नेक्स्ट टॉपिक. कंडीशंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश शासन के अधीन स्थितियाँ क्या हुई? डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. भारतीय हस्तशिल्प का पतन. कहने का मतलब ब्रिटिश शासन के अधीन जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स था, जो भारतीय शिल्प था, उसका पतन हुआ. Many Indian rulers were overthrown by the British colonizers, deprived of their patronage. The urban handicraft industries declined. ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स जो ब्रिटिश उपनिवेशक थे, उन्होंने बहुत सारे भारतीय राजाओं को गद्दी से हटा दिया था. डिप्राइव्ड ऑफ देयर पैट्रनेज, इस तरह से बहुत सारे जो हैंडक्राफ्ट मेकर्स थे वे उनके संरक्षण से वंचित हो गए और उनका उद्योग प्रभावित हुआ. मतलब उनके उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ये सामान जो ये गुड्स प्रोड्यूस करते थे उसके सबसे बड़े कस्टमर, सबसे बड़े बायर्स यही इंडियन रूलर्स हुआ करते थे. जब उनका संरक्षण खत्म हो गया, उनका शासन खत्म हो गया, तो इनके चीज़ों की डिमांड घट गई. Under the company's rule, the condition of the Indian cloth makers declined steadily. कंपनी के शासन के अधीन जो भारतीय क्लॉथ मेकर्स थे, जो भारतीय वस्त्र बनाने वाले थे, उनकी भी दशा तेजी से गिर गई. The spinners and weavers had to buy raw materials at high prices, but the company's agents forced them to sell the finished products at very low prices. जो स्पिनर्स थे, जो सूत काटने वाले थे, जो वीवर, जो बुनकर थे, उनको रॉ मटेरियल्स बहुत ऊंचे दामों पे मिलता था और कंपनी जो एजेंट्स थे उनके तैयार माल को बहुत कम दामों में खरीदने की ज़बरदस्ती करते थे. दिस ग्रेटली रिड्यूस द इनकम ऑफ द स्पिनर्स एंड वीवर्स. और इसकी वजह से क्या हुआ कि स्पिनर्स और वीवर्स की आय बहुत घट गई, क्योंकि उन्हें कच्चा माल बहुत ज़्यादा दामों में मिलता था और उनके फिनिश्ड गुड्स, उनके तैयार माल को बहुत कम दाम में खरीदा जाता था. दे वर फोर्स्ड टू लुक फॉर अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सच एज एग्रीकल्चर.
इसका प्रभाव क्या हुआ कि जीविका के दूसरे साधनों को तलाशने लगे और उनमें से ज़्यादातर एग्रीकल्चर कृषि की तरफ चले गए, मतलब कृषि का पेशा अपना लिए। ओके, इसके अलावा बहुत से विपरीत बातें उनके साथ में हुई। इन द 1770s द पार्लियामेंट withdrew the Calico Act and imposed heavy duties on Indian goods entering the British markets। 1770 के दशक में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कैल्को एक्ट हटा लिया और जो भी सामान ब्रिटिश मार्केट में इंडिया से जाते थे उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। सिंस देन इंडियन गुड्स बिकेम वेरी एक्सपेंसिव इन ब्रिटेन एंड दियर डिमांड फेल। इससे हम समझ सकते हैं कि भारतीय सामान ब्रिटेन में बहुत महंगे हो गए और इसकी वजह से उनकी मांग कम हो गई। लेटर द पार्लियामेंट मेड कंपल्सरी द एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ मशीन मेड ब्रिटिश क्लॉथ टू बी सोल्ड इन इंडिया। और इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, आगे चल के उन्होंने जो ब्रिटेन में क्लॉथ बनते थे, कपड़े बनते थे, उसका कुछ हिस्सा भारतीय बाज़ारों में बेचना अनिवार्य कर दिया। ओके, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ended द कंपनीज मोनोपोली ओवर द इंडियन ट्रेड। 1813 का चार्टर एक्ट भारतीय व्यापार में जो कंपनी के एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। दिस ओपन द इंडियन मार्केट्स टू ऑल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। और अब इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी ब्रिटिश निर्माता थे उन सब के लिए भारतीय बाज़ार खुल गया। अभी तक भारतीय बाज़ार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स के लिए था, लेकिन अब ब्रिटेन के जितने भी क्या कहते हैं ट्रेडर्स या मैन्युफैक्चरर्स थे उन सब के लिए इंडियन मार्केट ओपन हो गया। ओके, द ब्रिटिश सून चीप मशीन मेड गुड्स इंक्लूडिंग ब्रिटिश टेक्सटाइल फ्लडेड इंडियन मार्केट्स। और इसकी वजह से क्या हुआ, जल्दी ही ब्रिटेन में मशीन से बने सस्ते कपड़ों की भारतीय बाज़ार में बाढ़ आ गई, भरमार हो गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया डिड नॉट इम्पोज ड्यूटीज ऑन दीज फॉरेन गुड्स टू प्रोटेक्ट द इंडियन इंडस्ट्रीज। और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय बाज़ार में आने वाले इन विदेशी सामानों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया। अंडर दिस कंडीशन द इनकम ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड द नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन देम डिक्लाइंड स्टेडली। और इन परिस्थितियों में भारतीय उद्योगों और उस पर निर्भर रहने वाले बहुत से लोगों की आय बहुत कम हो गई। इन अदर वर्ड्स देयर वाज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत में उद्योगों का पतन होने लगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण। द ब्रिटिश सेटअप सम मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया टू मीट ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल नीड्स। जो ब्रिटिश थे उन्होंने कुछ भारतीय उद्योगों का मशीनीकरण किया। क्यों किया, टू मीट ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल नीड्स, ब्रिटेन के औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। मतलब मतलब भारतीयों के लाभ के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि ब्रिटेन के औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ भारतीय उद्योगों का मशीनीकरण किया। दे इन्वेस्टेड मेनली इन कोल माइनिंग, रेलवेज एंड द जूट इंडस्ट्रीज। विशेष रूप से उन्होंने मशीनीकरण किया कोल माइनिंग, खान से कोयले निकालने में, रेलवे का और जूट इंडस्ट्री का उन्होंने मशीनीकरण किया। अब रेलवे का मशीनीकरण उन्होंने क्यों किया, क्योंकि वो भारत के विभिन्न भागों से रॉ मटेरियल्स पोर्ट तक उससे लाते थे और ब्रिटिश गुड्स को, ब्रिटिश क्लॉथ्स को पोर्ट से क्या कहते हैं भारत के आंतरिक भागों में रेलवे के द्वारा पहुंचाते थे। इसलिए उन्होंने रेलवे में इन्वेस्ट किया। ओके, इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल वाज ए स्पिनिंग मिल इस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1854। भारत की पहली आधुनिक सूती मिल जो कि सूत काटने वाली मिल थी 1854 में बॉम्बे में स्थापित की गई। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज। Later on, mills were set up at many places including Ahmedabad, Nagpur, Solapur, Kanpur, Madras, Bengal and Punjab.
आगे चल कर के अहमदाबाद, नागपुर, सोलापुर, कानपुर, मद्रास, बंगाल और पंजाब में बहुत सी मिलें स्थापित की गई। इन द 1880s इंडिया हैड मोर देन 80 काटन मिल्स। 1880 के दशक में भारत में 80 से ज़्यादा सूती मिलें हो गई थी। देयर यार्न वाज सोल्ड टू हैंडलूम वीवर्स इन इंडिया एंड आल्सो एक्सपोर्टेड एब्रोड। उनके सूत को, इन मिल्स में जो सूत बनते थे उनको भारत में हैंडलूम वीवर्स को बेचा जाता था और बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता था। इन ड्यू कोर्स दीज मिल्स आल्सो बिगैन टू प्रोड्यूस क्लॉथ मेनली फॉर द इंडियन मार्केट। और उपयुक्त समय आने पर इन मिलों में कपड़ों का उत्पादन होने लगा, मतलब यार्न के अतिरिक्त कपड़ों का भी उत्पादन होने लगा, मेनली फॉर द इंडियन मार्केट, विशेष रूप से भारतीय बाजारों के लिए। एट दिस टाइम इंडियाज कॉटन गुड्स एक्सपोर्ट टू चाइना एक्सीडेड दैट ऑफ ब्रिटेन। और इस समय भारत के जो सूती गुड्स थे, जो सूती माल थे, उनका एक्सपोर्ट क्या कहते हैं, ब्रिटेन से ज़्यादा चाइना को होने लगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिटवीन 1914 and 1918, British textile exports to India were reduced to meet wartime requirements. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो कि 1914 और 1918 के बीच में हुआ था, ब्रिटिश टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, ब्रिटिश वस्त्रों का निर्यात भारत में बहुत कम हो गया, क्योंकि ब्रिटेन अपने युद्ध के समय की आवश्यकताएं पूरी करने लगा था। हम लोग जानते हैं ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था और इस युद्ध में भाग लेने की वजह से उसका जो क्लॉथ इंडस्ट्री था उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा, बैड इफेक्ट पड़ा और युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने में ज़्यादा ध्यान देने लगा। द इंडियन कॉटन मिल्स देन इंक्रीज देयर प्रोडक्शन टू मीट द एक्स्ट्रा डिमांड। और जब वहाँ से कपड़ों का निर्यात कम हो गया, तो इस अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए भारतीय सूती मिलों ने अपने उत्पादन को बढ़ाया, मतलब वे प्रमोट हुए, उनमें प्रोग्रेस हुआ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो इनकरेज्ड देम बाय रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ प्रतिबंधों को हटा करके भारतीय वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित किया। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी एक्सप्लेन्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स so much to all of you.